नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, स्लाइड भी आपको शो हो रही होगी कि आज हम करने वाले हैं आरपीएससी। ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन किसी कारणवश हमारा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसीलिए मैं इसे दोबारा कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आरपीएससी में 3 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर जो होता है जिसमें कि आपका भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, गद्य पद की चीज़ें लगी हुई रहती हैं, टेक्स्ट वगैरह। और दूसरा जो होता है वो मूलतः हिंदी साहित्य के इतिहास पर होता है, जिसका कि अभी हम 150 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत मित्रों जो है 10 से 15 प्रश्न हैं, जो कि हूबहू प्रीवियस ईयर से, पिछले बार के पेपर से उठाए गए हैं। बाकी सारे प्रश्न हमारे मौलिक हैं। और तीसरा पेपर जो होता है आरपीएससी के अंतर्गत, वो आरपीएससी का जो है वो जीके जीएस वहाँ का आता है। तो हम दूसरे नंबर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप अपना नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 150 तक। कौन सा सही होगा सही की लगाइएगा, कौन सा गलत होगा बाद में मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने प्रश्न आपके सही हुए 150 में। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। असंगत विकल्प का चयन करना है, बताइएगा। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं। प्रताप नारायण, दूसरा विकल्प है, प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति और नए ढंग की श्रृंगारिक, देखिए ये स्रो जो है ना, ये नहीं लगता है लेकिन ये टाइपिंग में हो गया है बस। श्रृंगारिक कविता बहुत अच्छी करते थे। ठाकुर जगमोहन ने कवित्त सवैया में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइएगा कि कौन सा असंगत होगा। बिल्कुल आपके पेपर में भी इसी तरह के प्रश्न बनते हैं अवधारणाओं को लेकर। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम आप ये 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये नए ढंग के ना होकर कैसे हैं मित्रों, ये पुराने ढंग के हैं। कैसे हैं? पुराने ढंग के श्रृंगारिक कविता बहुत अच्छी लिखते हैं। तो ये जो है हमारे सारे विकल्प यहाँ से सही हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 बताइएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है। 1922 ईस्वी तक गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी, प्रताप का संपादकीय कार्य करते रहे। तो ये प्रताप पत्रिका की बात हो रही है। वेणुलो गुंजे धरा इनका कहानी का संग्रह है। इन्होंने अपना उपनाम एक भारतीय आत्मा रखा। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि वेणुलोधरा जो है इनका कहानी संग्रह ना होकर बल्कि क्या है, काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। और ये मैंने PYQ से ही उठाए हुए हैं, पिछले बार का पेपर का। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, बताइएगा। पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तर पर इसमें निखर कर आया है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है, ये बताना है आपको। आपका विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बताइएगा मित्रों ये किसका कथन है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। तो बिल्कुल आपने कहा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम जयानकृत पृथ्वीराज विजयी, यानी कि जो संस्कृत भाषा में है, के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बुल्हर, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अनुत्तरित प्रश्न तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि मैम हो जाएगा डॉक्टर बुल्हर, जिन्होंने कि सबसे पहली बार पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। प्रश्न संख्या 5 है, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और पिछले बार जो पेपर हुआ था ना हमारा, आदि काल से बहुत सारे प्रश्न बने हुए थे।
तो मैंने भी कुछ प्रश्नों को रखा है। बेसिकली मैंने हर यूनिट को रखा है यहाँ पर, आत्मकथा, नाटक, निबंध, सब कुछ को रखा है, भक्ति काल, रीति का, सबके आपको प्रश्न यहाँ पे आपके मिलेंगे। प्रश्न है आपका मित्रों, रासो काव्य परंपरा के संबंध में त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। प्राचीनतम रासो ग्रंथ है रिपुद रमन रास। अपभ्रंश में प्रथम रासो ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। हिंदी में प्रथम रासो ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है पंच पांडव चरित रास। पांचवा विकल्प है आपका अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 5वां नंबर में जो है, जो हमारा धर्मेत्तर रास ग्रंथ जो होता है वो पंच पांडव चरित रास नहीं होता है, बल्कि धर्मेत्तर रास ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो संदेश रासक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संदेश रासक को कहा जाता है। और संदेश रासक के लेखक कौन है, ये अगर पूछा जाएगा आपसे तो कौन है? अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे कि और भी इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपको और भी पूछी जा सकती है, जैसे कि अपभ्रंश के प्रथम तो उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? जिनधर्म सूरी जी का। किसका है? जिनधर्म सूरी जी का। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें ना, तो एक विचार ये भी लगाएं कि इसके अलावा और भी कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। प्रश्न आगे देखेंगे, भारतेश्वर बाहुबली रास ये किसकी है मित्रों? तो ये पता है आपको कि ये शालिभद्र सूरी जी का है। किसका है? शालिभद्र सूरी जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, बताइएगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का समय निम्नलिखित में से माना है। 845 ईस्वी, 9वीं शती, 11वीं शती, 13वीं शती या अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा कि गोरखनाथ का समय अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने कितना माना है? 6 नंबर का आंसर दीजिएगा मित्रों। बिल्कुल, आपने कहा कि मैम इसका 11वीं शती माना है। यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं, सबसे पहला जो दिया गया है कि 845 ईस्वी, तो ये किसने माना है? राहुल, ये गोरखनाथ का समय, तो ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, चलिए 9वीं शती किसने माना है? और भी विद्वान हैं जो 9वीं शती मानते हैं, जो कि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बात कर लेंगे कि 13वीं शती किसने किसने माना है। तो सबसे पहले तो आपके हो जाएंगे शुक्ल जी, और शुक्ल जी के अलावा और कौन होंगे? तो हो जाएंगे राम कुमार वर्मा जी, जो कि 13वीं शती मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न और भी बन सकते हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछे ही गए थे शायद, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कब माना है, तो मैंने वहीं से इसे थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न रखे हुए हैं। देखिए 7वां नंबर आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए नाथ और सिद्ध दोनों में सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सिद्ध साहित्य चला था, फिर नाथ निकला, तो कई ऐसे कवि थे उसके अंतर्गत जिसमें कि सिद्ध में भी आते थे और नाथ में भी आते थे। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन है जो सिद्ध और नाथ में नहीं आते हैं। आपका विकल्प है नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ। अनुत्तरित प्रश्न 7वां नंबर का आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौरंगी नाथ, जो कि नाथ और सिद्ध दोनों में सम्मिलित नहीं है। और इन तीनों के अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपका चरपट जो है, चरपट, ये भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 बताइएगा। एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है? आलोक धनवा, नंद चतुर्वेदी, अरुण कमल, अशोक वाजपेयी या अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा। 8वें नंबर का सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपने कहा कि अशोक वाजपेयी जी हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 बताइएगा। जहां तक प्राकृत चित्रण का संबंध है, केदार छायादोत्तर कवि में सुमित्रानंदन पंत है। केदारनाथ अग्रवाल की प्राकृत कविताओं के संबंध में किस विद्वान का कथन है बताना है।
बहुत अच्छे प्रश्न हैं। विकल्प है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। 9 नंबर का आंसर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा कि इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने ये हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से उठाया है बच्चन सिंह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, बताइएगा प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, उपरोक्त कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, नगेंद्र जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, या अनुत्तरित प्रश्न? 10वें नंबर का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल ये किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। आगे चलेंगे। मानव नामक रचनाएं निम्नलिखित में से किस कवि का है, बताना है। भगवती चरण वर्मा, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, नरेंद्र शर्मा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? 11 नंबर का सही आंसर दीजिएगा, मानव। तो बिल्कुल आपने कहा कि इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। आगे चलेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। 12 नंबर बताइएगा कि पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा नागार्जुन का काव्य संग्रह है। ये तो इसी में बता दिया, ये किसकी रचना है? नागार्जुन का काव्य संग्रह। निम्नलिखित में से इस कविता संग्रह में कितनी कविताएं हैं, ये बताना है आपको। 58 कविता, 52, 48 या 42? अनुत्तरित प्रश्न। 12 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कितना? 52 कविताएं इसमें से थी। आगे चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न बताना है आपको कि सुमित्रानंदन पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। इसी तरह के आरपीएससी में सिर्फ असंगत, त्रुटिपूर्ण, गलत, यही सारे पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। आपका विकल्प दिया गया है युगांत और युगवाणी में प्रगतिवादी चेतना का संस्पर्श है। दूसरा विकल्प है लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य है। तीसरा विकल्प है पल्लव और वीणा में प्राकृत और मानव सौंदर्य के प्रति कवि की कला चेतना का परिचय मिलता है। विकल्प 4 है स्वर्ण धूलि उत्तरा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न मैंने PYQ से ही उठाए हुए हैं हूबहू। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि लोकायतन जो है वो नारी के उत्थान पर ना होकर किस पे लिखी गई है? लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है। ठीक है, बाकी विकल्प आपका सही है। चलिए 2 नंबर आपका इसका सही आंसर हो गया 13 का। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर। प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है आपका कि व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। दूसरा है आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही मानना चाहिए। प्रयोगवाद पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई देता है। चौथा है प्रयोगवाद पर प्रतीकात्मक रूप से गांधी वाद का प्रभाव दिखाई देता है। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपने कहा कि मैम इसका जो है ये कि प्रयोगवाद पर प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ना होकर क्या है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। किससे? द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। बाकी आपका विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्लेसुर बकरिहा नामक रेखाचित्र के रचयिता कौन है, बताना है। प्रीवियस ईयर रखे हैं। ऑप्शन है आपका प्रकाश चंद्र गुप्त, विजय मोहन शर्मा, निराला, अमृत रॉय, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 15 नंबर का बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि 3 नंबर हो जाएगा हमारा निराला। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के राम भक्त कवियों में अनुसार नहीं है। अच्छा गलत हो गया प्रश्न कि प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के राम भक्त कवियों में नहीं है, कौन सा ये बताना है कि जिसे रामचंद्र शुक्ल इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं राम भक्त कवि में। तो है तुलसीदास, अग्रदास, गोकुलनाथ, नाभादास, या अनुत्तरित प्रश्न। 16 नंबर का आंसर बताइएगा जो कि रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं जिसे। तो गोकुलनाथ को जो है वो
राम भक्त कवियों के अंतर्गत नहीं मानते हैं। आपके तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, नाभादास हैं। इसके बाद आप याद रख सकते हैं क्या, प्राणचंद चौहान। किसे रख सकते हैं, प्राणचंद चौहान को, ठीक है। और एक और रख सकते हैं आप, किसे, हृदय राम को। किसे, हृदय राम को। और ये जो है सारे क्रम से ही है, पहले तुलसीदास को रखते हैं, फिर अग्रदास को रखते हैं, फिर नाभादास को रखते हैं, और फिर प्राणचंद चौहान को रखते हैं, हृदय राम को रखते हैं, ठीक है। इस तरह से रखते हैं, मतलब ये लाइनिंग उनका रहता है, जन्म क्रम के आधार पर नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 17 नंबर का आंसर बताइएगा। रचना और रचनाकार के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लूं। तो क्या है आपका आंसर कि हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सा है, चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है देवरानी जेठानी का कहानी। हिंदी की प्रथम दलित उपन्यास है छप्पर। हिंदी का प्रथम हिंदी का होगा कि नहीं, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा। तो बताइएगा मित्रों कि कौन सा असंगत विकल्प आपका होगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि 2 नंबर जो है देवरानी जेठानी की कहानी को कई लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा अगर आपको अगर एक प्रश्न में मिले कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा, तो वहां पे परीक्षा गुरु को रखा जाता है। किसे रखा जाता है, परीक्षा गुरु को रखा जाता है, परीक्षा गुरु को रखा जाता है। और परीक्षा गुरु किसकी रचना है, तो ये आपको पता है श्रीनिवास दास जी का है, श्रीनिवास दास जी का। ये आपका सही विकल्प हो गया 2। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि देवरानी जेठानी का कहानी, ये इसके लेखक कौन है। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि छोटी सी उपन्यास है और कहानी लगा हुआ है, लेकिन ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त। कौन है, पंडित गौरी दत्त जी हैं, ठीक है। चलिए अगर हम और थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे कि हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है चंद्रलोक की यात्रा है, तो चंद्रलोक की यात्रा किसकी है, मतलब ये रचना जो है वो किसकी है, तो ये है केशव प्रसाद का। किसका है, केशव प्रसाद का, ठीक है। बात कर लेंगे छप्पर किसका है, दलित उपन्यास में आता है, तो जयप्रकाश करदम का है। किसका है, जयप्रकाश करदम का है, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे कि लंदन यात्रा, तो ये किसका है मित्रों, तो ये है श्रीमती हरदेवी का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। 18 है आपका कि सरस्वती पत्रिका के संबंध में त्रुटिपूर्ण विकल्प को बताइए। सरस्वती पत्रिका से हिंदी भाषा में मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी को प्रयाग से हुई। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में द्वितीय उत्थान यानी कि द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं कि सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, 18 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में जो आते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है द्वितीय संपादक होते हैं, ना कि प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम के अंतर्गत कौन है, श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके संस्थापक कौन है, देखिए संपादित तो जो करता है वो हो गया, संस्थापक जिन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की वो कौन है, वो है चिंतामणि घोष। कौन है, चिंतामणि घोष, ठीक है। तो ये इसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहा। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। पत्रिका और उसके संपादक के संबंध में असंगत विकल्प बताना है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब रॉय का है। रूपाव सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रतीक दिनकर का है। आलोचना शिवदान सिंह चौहान का है।
अनुत्तरित प्रश्न 19 नंबर का आंसर कीजिएगा मित्रों। बिल्कुल, तो आपने कहा कि ये जो प्रतीक पत्रिका है वो दिनकर का ना होकर बल्कि किसका है, ये अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं सारे विकल्प सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से बताइए कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब निकला। 1 जनवरी 1899, 1 जनवरी 1900, 4 जनवरी 1901, 5 जनवरी 1905। अनुत्तरित प्रश्न 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 जनवरी 1900 हो जाएगा। बिल्कुल 21 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति में असंगत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प आपका दिया गया है, नैया बीच नदियां डूबती जाए। ये पंक्ति किसका है, तो ये दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा विकल्प है हमारा कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। किसका है, ये मीराबाई का है। तीसरा है कि गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा, जायसी का है। तबलग ही जीवो भलो देवो होय ना, ये पंक्ति रहीम का है। तो बताना है इसमें से कौन सा असंगत है, ये बताना है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये जो अजगर करे ना चाकरी बहुत फेमस पंक्ति है और ये मीराबाई का नहीं है। तो ये किसका है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपके मल्लूक दास जी के। किसके हैं, मल्लूक दास जी के। ठीक है, आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। बनारसी दास जैन के संबंध में त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें, यानी कि बनारसी दास के बारे में बताना। आपका पहला विकल्प है ये, जौनपुर के जैन जोहरी थे तथा आमेर में भी रहते थे। दूसरा विकल्प है, इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथनांक लिखी है। दूसरा है, तीसरा विकल्प है, ये जात पात छुआछूत हिंदू मुस्लिम भेदभाव के समर्थक थे। चौथा विकल्प है, ये अकबर के प्रशंसक थे, जहांगीर और शाहजहां के विशेष मान प्राप्त था। पांचवा नंबर आपका सरकारी ऑप्शन हो गया अनुत्तरित प्रश्न। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर आप इस प्रश्न का आंसर नहीं भी जानते हैं ना, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाकर पढ़िएगा तो आप इसे सही कर लीजिएगा कि कोई भी इंसान जाति पाति छुआछूत के समर्थक क्यों ही होंगे। तो इसका ये बिल्कुल गलत है कि ये इनके समर्थक नहीं थे। बाकी आपके सारे विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बताइएगा। सूरदास के भ्रमर गीत व नंददास के भंवर गीत के संबंध में अमान्य विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है आपका कि सूरदास के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है, जबकि नंददास के भ्रमर गीत में भंवर गीत में शास्त्र की प्रधानता है। तीसरा है आपका कि सूरदास की गोपियां उद्धव संवाद की स्थितियां कम है, जबकि नंददास की गोपी उद्धव शास्त्रीयार्थ कथोपकथन संवाद की बहुत अलग है। तीसरा विकल्प है आपका कि सूरदास की गोपियां सरल एवं सहज है, जबकि नंददास की गोपियां पांडित्य से परिपूर्ण है। चौथा विकल्प है आपका कि सूरदास की भाषा ठेठ ब्रज तथा काव्य रूप मुक्तक है, वहीं नंददास की काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ एवं काव्य रूप प्रबंध है। पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न। 23 नंबर का सही आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर इसका बिल्कुल सही है कि यानी कि ये बहुत अलग नहीं है बल्कि ये एक ही रूप के हैं। किसके हैं, एक ही रूप के हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा कि ये यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है कि सूरदास की गोपी
उद्धव संवाद की स्थितियां कम है, जबकि नंददास की गोपी उद्धव शास्त्रीयार्थ कथोपकथन संवाद से बहुत अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, एक ही है। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर था। बाकी आपके सूरदास के भंवर गीत और नंददास के भंवर गीत, भ्रमर गीत और भंवर गीत दोनों में क्या कुछ अंतर है ये यहाँ पे दिए गए हैं। 24 नंबर का आंसर बताइएगा कि भ्रमर गीत को निम्नलिखित में से किसने उपालंभ काव्य व ध्वनि काव्य कहा है? तो आपका विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे और डॉक्टर बच्चन सिंह। अनुत्तरित प्रश्न 24 नंबर का सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल ये शुक्ल जी के इतिहास से लिया गया है और ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। 25 नंबर है प्रश्न आपका कि अष्टछाप के कवियों को जन्म क्रम से व्यवस्थित करना है, क्या होगा? आपका पहला विकल्प दिया गया है सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास। तीसरा विकल्प है सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। चौथा विकल्प है परमानंद दास, सूरदास, नंददास और चतुर्भुज दास। कौन सा जन्म क्रम के आधार पर सही होगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। बात कर लेंगे कि सूरदास का समय क्या आता है। तो सूरदास का समय है 1478। आगे बात करेंगे कि परमानंद दास का समय कब आ जाता है। तो इसका हो जाता है 1493। ठीक है, चतुर्भुज दास की हम बात कर लेंगे तो चतुर्भुज दास का समय हो जाएगा 1530। नंददास का हो जाएगा 1533। तो ये आपका इसका क्रम हो गया और ये पूछे भी जाते हैं बहुत। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ले अष्टछाप को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है। तो अष्टछाप की स्थापना सबसे पहले 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो विट्ठल नाथ ने की है। किसने की है? विट्ठल नाथ ने की है। ठीक है, और इसी के पुत्र का नाम क्या था? ये किसके, विट्ठल नाथ किसके पुत्र थे? तो इसके पिताजी कौन थे? पिताजी थे बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य के पुत्र हैं। ठंडा पानी है। तो ये बल्लवाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ जी। ठीक है, और इसमें अष्टछाप में 8 कवि हैं। तो इसके भी 4 कवि हुए और विट्ठल नाथ के 4 कवि हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि विट्ठल नाथ के कवियों में, शिष्य में 4 कौन कौन आते हैं और बल्लभ में कौन कौन आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विट्ठल नाथ के बल्लवाचार्य के अंतर्गत जो आते हैं शिष्य जो है इनका, एक तो कुंभन दास आ ही जाते हैं और इसके अलावा आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? और सूरदास आते हैं और उसके अलावा परमानंद दास आते हैं और कृष्ण दास आते हैं। ये इसके हो गए बल्लभाचार्य के। उसके बाद हम बात कर लेंगे विट्ठल नाथ के। तो विट्ठल नाथ के हो जाएंगे गोविंद स्वामी आ जाते हैं और उसके बाद आते हैं छित स्वामी। गोविंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज दास, और इसके अलावा आते हैं कौन? नंददास। तो ये आते हैं और इनके जन्म क्रम से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सरस्वती वाले पुस्तक में भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। ये मैंने अष्टछाप के बारे में बताया है। 26 नंबर है महावाणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, ये बताना है। क्लास बहुत लंबा चलेगा, आप चले जाइए ऊपर। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, हरिदास। अनुत्तरित प्रश्न 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? महावाणी। तो महावाणी किसकी रचना है? तो महावाणी जो है हरिव्यास देव की रचना है। और ये सारे जो यहाँ पे कवि दिए गए हैं, श्री भट्ट, हरिव्यास, परशुराम देव, तो ये निम्बा के संप्रदाय से संबंधित है ये सारे कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से ईश्वर दास का कौन सा रचना नहीं है, ये बताना है। भरत मिलाप, अंगद पेज, ध्यान मंजरी, स्वर्गारोहिणी कथा। अनुत्तरित प्रश्न जल्दी से बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ध्यान मंजरी जो है वो ईश्वर दास की रचना नहीं है, बल्कि ध्यान मंजरी किसका है? तो अग्रदास की है। किसका है?
दास का। ठीक है, और बाकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पे दी गई है, भरत मिलाप, अंगद पेज, स्वर्गारोहिणी कथा, ये सारे ईश्वर दास की रचनाएं हैं। बात कर लेंगे 28 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न आपका 28 नंबर है कि स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है बताना। आपका विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और अनुत्तरित प्रश्न। 28 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसको मैं 28 नंबर को छोड़ रही हूँ, अगर नहीं दे पाइएगा तो फिर मैं बता दूंगी। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, बरवे नायिका भेद के विषय में त्रुटिपूर्ण विकल्प है। इसमें नायक नायिका का वर्णन है, यह भानुदत्त के रस मंजरी पर आधारित है, यह अवधि में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है, इसमें लक्षण उदाहरण पद्धति का निर्वाह हुआ है। अनुत्तरित प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। 29 नंबर का क्या आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसमें लक्षण उदाहरण पद्धति का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं, बाकी हमारा सही है। 30 है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या नंदुलारे वाजपेयी जी। 30 नंबर का आंसर तो बिल्कुल ये किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। 31 नंबर, श्याम सुंदर दास के विषय में असंगत विकल्प का चयन करना है। मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यहाँ पे अवधारणाओं पे रखा है, क्योंकि प्रश्न आजकल वस्तुनिष्ठ थोड़े कम, अवधारणा वाले थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस वजह से आपका प्रैक्टिस भी इसी अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए, पहला विकल्प है आपका, आंसर कीजिएगा जल्दी से, कि निर्गुण भक्तों में ये सर्वाधिक शिक्षित थे, इन्होंने निर्गुण काव्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस में भी रचना की, इन्होंने पद व दोहों में रचना की, इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज है। अनुत्तरित प्रश्न, तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंगार रस के ये विरोधी थे, इसमें ये रचना कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब, आपने कहा कि मैम इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से जल्दी से आंसर करना है आपको। प्रश्न है आपका कि इसमें देव की अपेक्षा रस विवेक था, इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन से रीतिकाल के कवि के लिए है ये बताना है। श्रीपति, भिखारी दास, बेनी प्रवीण या फिर पद्मांकर भट्ट। 32 नंबर का आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल शुक्ल जी किसके लिए कहते हैं, तो ये भिखारी दास के लिए कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पे एक तरफ पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ उनके पंक्तिकार दिए गए हैं, कौन से सही होंगे ये बताना है। समझो वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, ये केशव की पंक्ति है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, चिंतामणि का है। सुकवि हूं के कछु कृपा समझी कवीन को पंथ, मतीराम का है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव का है। अनुत्तरित प्रश्न, 33 नंबर का सही आंसर बताइएगा, क्या आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा हमारा कि सुकवि हूं की कछु कृपा समझी कवीन को पंथ, ये मतीराम का ना होकर बल्कि किसका है, ये भूषण का है। किसका है, भूषण का है। और बाकी जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। 34 नंबर का आंसर कीजिएगा। बहुत अभी थोड़े से प्रश्न बहुत ज्यादा अवधारणा वाले हैं, उसके बाद भी वन लाइनर भी रखे हुए हैं आगे जाके। ठीक है, प्रश्न है आपका कि रीतिकाल के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तोता के संबंध में असंगत विकल्प बताना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक कृपा राम को माना काल क्रम की दृष्टि से। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक केशव दास को माना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। चौथा नंबर आपका प्रश्न है कि
रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत पर केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। अनुत्तरित प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का। यहाँ पे जो ये दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं मानते हैं, बल्कि कौन मानते हैं? हमारे शुक्ल बाबा जी मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यही हमारा बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, बाकी हमारे विकल्प सही है। ठीक है, विद्वान को चेंज कर दिया गया है। 35 नंबर का प्रश्न है, आंसर कीजिएगा कि संग्राम सार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुलपति मिश्र, भूषण देव, तोषनिधि या अनुत्तरित प्रश्न? 35 नंबर का सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कुलपति मिश्र। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से रीति सिद्ध रचनाकार नहीं है, कौन ये बताना है? सेनापति, बिहारी, रसनिधि, आलम और अनुत्तरित प्रश्न। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि रीति काल के अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। 36 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आप जानते हैं कि आलम जो है वो रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं, ना कि रीति सिद्ध के अंतर्गत। ठीक है, बाकी हम बात कर लेंगे। सेनापति का समय जो हो जाता है 1589 ईस्वी, बिहारी का समय आता है 1595 ईस्वी, रसनिधि का समय आता है 1603 ईस्वी। चलिए 37 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिएगा। रीति काल के नाटक और नाटककार में असंगत है। जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय, सोमनाथ का शकुंतला नाटक, देव का देवमाया प्रपंच, ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय। अनुत्तरित प्रश्न। 37 नंबर का सही आंसर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शकुंतला नाटक जो है वो सोमनाथ का ना होकर बल्कि किसका है? वो नेवाज का है। किसका है? नेवाज का है। और अगर हम बात कर लेंगे कि सोमनाथ का कौन सा है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, सोमनाथ का नाटक जो है वो है माधव विनोद। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 है। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव सकल शरीर। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, भूषण, बिहारी, चिंतामणि। अनुत्तरित प्रश्न। 38 नंबर का जल्दी से आंसर कीजिएगा, तो हो जाएगा बिहारी। छोटे छोटे प्रश्न को जल्दी से कर लेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अलग अंग भंग किया और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। कथन किसका है? बताना है। शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बच्चन सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? 39 नंबर का सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। 40 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीति कवियों में राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। उपरोक्त कथन किसका है? ये बताना है। बच्चन सिंह का, नगेंद्र का, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या अनुत्तरित प्रश्न? 40 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी का है, जो कि रीतिकाल के कवियों के संबंध में है। 41 नंबर प्रश्न है, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? बालमुकुंद गुप्त का, राजा शिव प्रसाद सिंह का, राजा लक्ष्मण सिंह का, स्वामी दयानंद सरस्वती का? अनुत्तरित प्रश्न। 41 नंबर का आंसर कीजिएगा, किसका हो जाएगा ये? तो ये सही कथन जो हो जाएगा बालमुकुंद गुप्त जी का है। 42 नंबर प्रश्न है हमारा, असंगत विकल्प का चयन करना है। हिंदी गद्य की परंपरा आदि काल से ही मिलने लगी। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप मिलते हैं: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। आदिकाल में हिंदी गद्य के अंतर्गत कुवालीमाल कथा,
राउर बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों के आसपास किया था। अनुत्तरित प्रश्न 42 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये गोरख पंथ की वाणियों से जो ब्रज भाषा का प्रयोग मानते हैं वो शुक्ल जी मानते हैं, ना कि हमारे बच्चन जी। ठीक है, यहाँ पे आप इसे शुक्ल जी कर लीजिएगा, बाकी आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे यहाँ पे हम कि कुवलय माल कथा जो है वो किसका है, तो वो है उद्यतन सूरी जी का, उद्यतन सूरी जी का है। राउर बेल की बात करेंगे तो वो किसका है, रोड़ कवि का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करेंगे तो ये किसका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये हो जाएगा दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर की बात करेंगे तो वर्ण रत्नाकर हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर, 43 नंबर, यमुनाष्टक नवरत्न सटीक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। विठलनाथ, वल्लभाचार्य, कुंभन दास, श्याम सुंदर दास या अनुत्तरित प्रश्न। 43 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब आपका। तो ये हो जाएगा यमुनाष्टक विठलनाथ का है। अच्छा, 2 हो गया ना, 43। चलिए कोई बात नहीं। त्रुटिपूर्ण विकल्प को चुनना है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउर बेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउर बेल एक महाकाव्य तथा शिलांकित कृति है। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउर बेल से माना है। अनुत्तरित प्रश्न, यहाँ पे भी श्रृंगार में ये नहीं लगेगा, लेकिन ये टाइपिंग में हो जाता है थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये राउर बेल एक महाकाव्य न होकर बल्कि क्या है, चंपू काव्य है। क्या है, गद पद मिश्रित है, तो ये चंपू काव्य है। बाकी आपके सारे विकल्प जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न सॉल्व करने में अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव में नहीं है सम्मिलित बताना है। मुंशी सदासुखलाल नियाज, सैयद इंसाअल्लाह खां, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। भारतेंदु ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन भारतेंदु इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत एक और हो जाएगा सदल मिश्र। ये 4 हमारे महानुभाव हैं। 45 नंबर का, रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है। सदासुखलाल का, इंसाअल्लाह खां का, लल्लू लाल का, सदल मिश्र का या अनुत्तरित प्रश्न। 45 नंबर का आंसर कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल सदासुखलाल का। 46 नंबर, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी झूठ और ना किसी बोली का पूठ है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है। सदासुखलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा 46 नंबर का। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, इसका सही आंसर हो जाएगा सदासुखलाल। 47 नंबर का आंसर बताइएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है। इंसाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों में बांटा। पहला बाहर की बोली, दूसरा गवारी, तीसरा भाखापन। पहला बाहर की बोली, दूसरा गवारी और तीसरा भाखापन। दूसरा विकल्प है आपका, इंसाअल्लाह खां ने बाहर की बोली के अंतर्गत किसे रखा है, अरबी, फारसी और तुर्की को रखा है। और गवारी के अंतर्गत ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि को जोड़ा है। भाखापन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मैथिली भाषा से लिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, 3 भागों में अगर इन्होंने बांटा है तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर। मैथिली की ये कहीं बात ही नहीं करते, ये किसकी बात कर रहे हैं, भाखापन। ये किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। बाकी आपके विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे चलेंगे। 48 नंबर का प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है। इंसाअल्लाह खां ने, सदल मिश्र, लल्लू लाल, भारतेंदु ने। अनुत्तरित प्रश्न 48 नंबर का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है लल्लू लाल। 49
निम्नलिखित में से लल्लू लाल की पुस्तक नहीं है, बताना है। माधोनल, राजनीतिक, रघुवंशम, प्रेम सागर या अनुत्तरित प्रश्न। 49 नंबर का बताइएगा। तो जानते हैं कि रघुवंशम जो है वो इनका नहीं है, बल्कि ये किसका है? लक्ष्मण सिंह का है। 50 नंबर प्रश्न है आपका कि रचनाकार और रचना में असंगत विकल्प का चयन करें। राजा लक्ष्मण सिंह, शकुंतला नाटक। फिर है यहाँ पे लल्लू लाल का लाल चंद्रिका, सदासुख लाल का सभा विलास, इंसा अल्लाह खां का है रानी केतकी की कहानी या अनुत्तरित प्रश्न। 50 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि सभा विलास जो है वो सदासुख लाल जी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? लल्लू लाल जी का है। किसका है? लल्लू लाल जी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर। और हमारे लैपटॉप की थोड़ी बैटरी हो गई है डेड, अब थोड़ा सा मैं चार्ज में लगा लूँ। आप लोग 51 नंबर का आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत सारे हैं, 150 हैं। थोड़ा सा मैं जलपान कर लूँ। एक मिनट दीजिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है आपका कि त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान कहा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नव जागरण नाम दिया। मिश्र बंधु ने भारतेंदु युग को आधुनिक काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि मिश्र बंधु ने आधुनिक काल नाम ना देकर बल्कि क्या नाम दिया है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे विकल्प सही दिए गए हैं। 52 नंबर। राधा स्रोत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास, चंद्रशेखर वाजपेयी, रामदास, वैजनाथ द्विवेदी। अनुत्तरित प्रश्न। 52 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल चंद गिरधर दास। जो ये गोपाल चंद गिरधर दास कौन है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मेरे जहन में आ रहा था, आप बताइएगा मुझे कौन है कमेंट करके। ठीक है, 53 नंबर का आंसर दीजिएगा। छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत ने जगत की विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस किया है। पंत जी का छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। उपरोक्त कथन किसका है ये बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का। अनुत्तरित प्रश्न 53 नंबर का बताइएगा। तो बिल्कुल ये प्रश्न किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे चलेंगे 54 नंबर। हर गंगा नामक पुस्तक किसका है बताना। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन जी, अंबिका दत्त वाजपेयी होगा। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 54 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो हर गंगा किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। 55 नंबर का आंसर। थोड़े से प्रश्न करेंगे फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में करवा दूंगी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी करते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाएं कविता वर्धनी सभा, पेनी रेड्डी क्लब, तदीय सर्वस्व। भारतेंदु ने गद खड़ी बोली में लिखते थे।
परंतु कविता के लिए मैथिली को चुना। अनुत्तरित प्रश्न 55 नंबर का आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बल्कि आप जानते हैं कि ये मैथिली को नहीं चुने थे, किसे चुने थे? 55 नंबर में अगर हम बात कर लेंगे तो ये ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। बाकी आपके विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। नामक काव्य किस कवि की है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। या अनुत्तरित प्रश्न 56 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल रिपुनाष्टक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की थी भारतेंदु ने। इसका जन्म कब हुआ था भारतेंदु जी का? 1850 में इसका समय होता है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी में, और राधाचरण गोस्वामी 1859 में, और राधा कृष्ण दास 1865 में आते हैं। तो ये इनका समय भी आपको याद होना चाहिए। 57 नंबर, त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। प्रताप नारायण मिश्र की कविता मन की लहर में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। अंबिका दत्त व्यास ने कंस वध शीर्षक से ही महाकाव्य की रचना की। बिहारी विहार में अंबिका दत्त व्यास महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया है। भारत 12मासा देश दशा राधा कृष्ण दास का है। अनुत्तरित प्रश्न 57 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो दी गई है अंबिका दत्त व्यास ने कंस वध शीर्षक से, जो वो महाकाव्य नहीं था बल्कि क्या था पता है? प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। और कंस वध जो है वो अपूर्ण भी है। क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर, भक्तमाल रचना के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण ठाकुर, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। अनुत्तरित प्रश्न 58 नंबर का आंसर बताइएगा। तो राधाचरण गोस्वामी जी हैं। 59। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और मेघदूत। इन्हीं विकल्पों को उल्टा पुल्टा किया गया है। कौन सा सही होगा बताइएगा। बिल्कुल आपने कहा इसका हो जाएगा सही आंसर प्रेम संपत्ति लता, जो होता है 1885 ईस्वी में इसका समय है। श्यामा लता 1885 आता है, जो इसके बाद आता है। ठीक है, श्यामा सरोजनी की बात कर लेंगे 1886। मेघदूत जो आता है वो 1883 है। 1883 जो कि अनुदित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर, रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंद में किसने रचना की है? राधा कृष्ण दास ने, राधाचरण, हाँ डबल हो गया है क्या प्रश्न? अच्छा नहीं, राधाचरण गोस्वामी ने, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। अनुत्तरित प्रश्न 60 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है राधा कृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 61 नंबर, भौमासुर वध नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राय देवी प्रसाद, पूर्ण कामता प्रसाद, गुरु रूप नारायण पांडे, नाथू शर्मा शंकर। अनुत्तरित प्रश्न 61 नंबर का आंसर कीजिएगा। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है कामता प्रसाद गुरु ने भौमासुर वध नाम का ग्रंथ का लेखन किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 62 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी जो रामायण पर आधारित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925, 27, 31 या फिर 32। 62 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 25। आगे चलेंगे। भारत भारती लिखने की प्रेरणा किस उर्दू ग्रंथ से मिली है? गुल ए नगमा, दीवान ए मीर, दीवान ए गालिब, मुसद्दे हाली। यह अनुत्तरित प्रश्न क्या हो जाएगा सही जवाब? 63 नंबर का बिल्कुल इसका हो जाएगा मुसद्दे हाली। आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर, निम्नलिखित में से द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। अनुत्तरित प्रश्न 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी मंडल के कौन नहीं है? तो जानते हैं कि मुकुटधर पांडे जो है वो स्वच्छंदतावाद में आते हैं। स्वच्छंदतावाद के हैं। ठीक है, ना कि द्विवेदी मंडल के। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर, असंगत विकल्प का चयन करना है, बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऋतु तरंगिनी पुस्तक कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंडित राज जगन्नाथ की रचना का गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे स्वच्छंदतावादी धारा के कवि के अंतर्गत हैं। विहार वाटिका स्नेहमाला महावीर प्रसाद द्विवेदी का मौलिक काव्य रचना है। 65 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो आप जानते हैं कि ये विहार वाटिका स्नेहमाला जो है इनका, ये मौलिक ना होकर बल्कि क्या है, अनुदित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संबंध में त्रुटिपूर्ण विकल्प को चुनना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आधुनिक काल का सूरदास कहा। हरिओद कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। रस कलश इनका ब्रज भाषा में लिखा रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा अनुत्तरित प्रश्न। 66 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे आधुनिक काल का सूरदास ना कहा के बल्कि किसने कहा है, गणपति चंद गुप्त ने कहा है। किसने कहा है, गणपति चंद गुप्त ने। गणपति चंद गुप्त ने। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे विकल्प सही हैं। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने कितने भागों में किया है, 7, 8, 9 या फिर 10। 66 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल 8 भागों में किया है। 68 नंबर, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट ना होगा। भारत भारती के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है, हरिओद का, मैथिली शरण गुप्त का है, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 68 नंबर, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत भारती के पहले संस्करण की भूमिका में। आगे चलेंगे। 69 नंबर, नाथू शर्मा शंकर को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, भारत का चांद, साहित्य सुधानिधि और अनुत्तरित प्रश्न। 69 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि भारत का चांद जो है वो इसे नहीं कहा जाता। भारत का चांद किसे कहा जाता है, भारत का चांद किसे कहा जाता है, भारतेंदु जी को कहा जाता है। ठीक है, इसे नहीं कहा जाता है। 70 नंबर, ये हम लास्ट प्रश्न करेंगे 70 नंबर, और आगे के जो हमारे प्रश्न हैं 150 प्रश्न वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। हो सकता है दोनों को हम जोड़ दें या फिर अलग अलग भी रखें। हिंडोला नामक रचना निम्नलिखित में से किसकी है, 70 नंबर 2 है ये। ठीक है, भारतेंदु का, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, प्रताप नारायण मिश्र और अनुत्तरित प्रश्न। 70 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हिंडोला किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, जो कि ब्रज भाषा परंपरा के कवि के अंतर्गत आते हैं। कौन, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जी। तो ये 61 नंबर कर लेते हैं बस लास्ट, और आगे अब हम अगले क्लासेस में करेंगे। पुष्टि मार्ग का आधार है क्या, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको पता होगा 61 नंबर का सही हो जाएगा जो शुद्धाद्वैतवाद। तो ये मैंने यहाँ पे 71 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम दूसरे क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो मुझे दोनों क्लासेस को देखने के बाद मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको, प्रश्न किस लेवल के हैं। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।